हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लीगल विद शालिनी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आर्टिकल 14 और 15 के बाद मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ आर्टिकल 16 के ऊपर वीडियो। इस वीडियो के खत्म होने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ये सारे जितने भी नोट्स आपको पढ़ाऊंगी ये मैं लिंक अटैच कर दूंगी, आप जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने बहुत ईजी सिंपल लैंग्वेज में पूरा आर्टिकल 16 समझाया है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। सबसे पहले हम समझेंगे कि आर्टिकल 14, 15, 16 इन तीनों का रेलेवेंस आपस में क्या है। तो देखिए, ये तीनों बात करते हैं इक्वालिटी के ऊपर। सबसे पहले आर्टिकल 14 ये बात करता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए, जो कि बहुत ही मेजर कॉन्सेप्ट है। आर्टिकल 15 जो कि आपको इनर सर्कल में दिख रहा होगा, बात करता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, प्रोहिबिट करता है बट ऑन द बेसिस ऑफ 5 ग्राउंड्स, जो मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया है, आप जाके देख सकते हैं। आर्टिकल 16 ये बात करता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट में, बहुत ही कन्फाइंड बात करता है, जो कि सबसे छोटा सर्कल है यहां तक। ठीक है, अब एक एक करके समझेंगे। बहुत ही सिंपल इजी नोट्स में मैंने आपको समझाया है, आपको मजा आने वाला है इस वीडियो में। तो देखिए 16(1) और 2 जो है ना, इन्हें हम जनरल रूल भी बोलते हैं। जनरल रूल मतलब जो कि सब पे एप्लीकेबल होते हैं। तो 16(1) ये बोलता है कि स्टेट के पास ये पावर है कि उसे इक्वल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट। आप पावर कह लो या रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लो, ठीक है। दूसरा ये कहता है 16(2) ये बोलता है कि स्टेट किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ 7 ग्राउंड्स। ग्राउंड्स ये हैं, आर्टिकल 15 में आपको 5 ग्राउंड्स बताए गए थे, बट आर्टिकल 16 में 2 ग्राउंड और एक्स्ट्रा ऐड होते हैं। पहला है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस। कभी भी स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा इन 7 ग्राउंड के बेसिस पे, ठीक है। अब देखिए, अब आता है 16(3। तो 16(3 के बाद जितने भी हमारे हम आर्टिकल पढ़ेंगे अब, वो सब हमारे एक्सेप्शन रूल में आते हैं, क्योंकि उसमें एक्सेप्शन क्रिएट हुआ है। चलिए समझते हैं कैसे। तो देखिए 16(2) में आपने पढ़ा कि किसी भी तरीके का रेजिडेंस के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, बट आर्टिकल 16(3 जो है वो बोलता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है, और ये एक्सेप्शन है 16(2) का, कि वो रिजर्वेशन क्रिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस। अगर पार्लियामेंट ये चाहता है कि वो ऐसा कोई कानून लेके आए जिससे किसी एरिया के लोगों को स्पेशल बेनिफिट मिले एम्प्लॉयमेंट में, तो उनके पास ये पूरी पावर है। उसका रीजन क्या था? देखिए, एक स्टेट है जिसमें कुछ सेक्शन बैकवर्ड क्लास लोगों का होता है, जो कि हर जगह होता है। अब ऐसे में 2 रीजन सामने आए थे। पहला तो उनकी जो डेवलपमेंट है उसको एक्सेलरेट करा जाए, ताकि वो भी सबके बराबर समांतर आ जाए। और दूसरा रीजन ये था कि इक्वल अपॉर्चुनिटी डिफरेंट एरियाज ऑफ स्टेट में सबको मिले, ऐसा ना हो कि सिर्फ एक स्पेस इतना इनको मिले और इनको ना मिल पाए। ठीक है, यहां तक तो सब सही था, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट प्रॉब्लम आनी शुरू होती है 16(4) के साथ। समझते हैं 16(4) में क्या हुआ। तो देखिए, स्टेट के पास फिर से ये पावर है कि वो फॉर द वेलफेयर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस पीपल स्पेशल रिजर्वेशन क्रिएट कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट्स में। बैकवर्ड क्लासेस में एससीज एंड एसटीज भी इंक्लूड होते हैं। तो यही बात हुई थी बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर के केस में, कि एक्चुअली ये कैसे अप्लाई होगा। तो 16(4) को अगर अप्लाई करना है तो किसी भी इंडिविजुअल को ये 2 कंडीशन मेट आउट करनी पड़ेगी। ये हेल्ड हुआ था इस केस के अंदर। अगर कोई भी इंडिविजुअल जो बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करता है, वेदर सोशली एंड एजुकेशनली, तो उस इंडिविजुअल को उस जॉब के लिए रिजर्वेशन मिल जाएगी जो स्टेट क्रिएट करना चाहता है, ठीक है। दूसरा है एडुकेट रिप्रेजेंटेशन, अगर सर्विस में नहीं है स्टेट के। अगर हम ये कहें कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन का इतना एडुकेट रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं, तो स्टेट के पास ये पूरी पावर है कि वो उनके इक्वल रिप्रेजेंटेशन के लिए एक स्पेशल रिजर्वेशन बना सकता है जॉब और अपॉइंटमेंट्स में, ठीक है। अब इसके बाद आता है देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, जिसे हम कैरी फॉरवर्ड रूल भी कहते हैं, जहां पे बात हुई थी कि रिजर्वेशन कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, जो वैकेंसीज है वो कैरी फॉरवर्ड हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। तो देखिए, स्टेट ने इस तरीके से, एक स्टेट है जिसके अंदर 17% ST/SCs के लिए वैकेंसीज को रिजर्व करा, ठीक है। और इसमें यह बोला कि अगर ये नहीं फिल होती हैं, ये 17% फिल नहीं होती हैं, तो ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी, ठीक है। इसीलिए इसे कैरी फॉरवर्ड रूल भी बोलते हैं। अगर ये वैकेंसीज फिल नहीं हुई तो ये कैरी फॉरवर्ड होंगी। और 1961 के आते आते क्या हुआ कि 45 वैकेंसीज में से 29 वैकेंसी सिर्फ ST/SC वाली ही हो गई थी, जिसमें सिर्फ रिजर्वेशन था। और इस वजह से 64% ऑफ दी वैकेंसी कहां जा चुकी थी? रिजर्वेशन में जा चुकी थी। और इसी केस में
इस सिचुएशन को देखते हुए हेल्ड करा गया कि 50% से ऊपर हम नहीं रिजर्वेशन को एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये तो वायलेशन हो जाएगा इक्वालिटी का। हम अगर सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं तो ये साफ साफ वायलेशन है इस चीज का। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को हेल्ड करते हुए यहाँ पे ये सम अप करा कि 50% से ऊपर कोई भी रिजर्वेशन नहीं जाएगा, कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। अब आता है इंदिरा स्वाने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जिसे हम मंडल कमीशन केस भी कहते हैं। इसमें पीएम मोरारजी देसाई ने 1979 के अंदर एक कमीशन फॉर्म करी जिसके चेयरमैन बीपी मंडल थे। उनसे बोला कि उन्हें इन्वेस्टिगेट करने हैं सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस जितने भी इंडिया के अंदर उस समय प्रेजेंट थे। 1980 में जब रिपोर्ट सबमिट हुई तो उनने ये बताया कि 3743 कास्ट एग्जिस्ट करती हैं, जिन्हें वो रिकमेंड करते हैं कि 27% रिजर्वेशन देना चाहिए जॉब्स में। ठीक है, 1990 में पीएम वीपी सिंह जब बने तो उनने इस चीज को इंप्लीमेंट करा और उन्होंने कहा हम 27% रिजर्वेशन क्रिएट्स करते हैं जॉब्स एंड अपॉइंटमेंट्स में। इसके बाद ये जो इशू था ये डिस्कस हुआ था कोर्ट में, जिसमें जजेस ने ये बोला, जिसमें 9 बेंच की जजेस थी, 6:3 के रेशियो में इसका जजमेंट आया, जिसमें उन्होंने ये बोला कि पूरे 12 प्रिंसिपल बने हैं, जिसमें से कि 3 प्रिंसिपल ही इस केस के लिए, इस आर्टिकल के लिए रेलिवेंट है। जिसमें सबसे पहला था कि 27% रिजर्वेशन हम SC/BC ग्रुप के लिए कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल वैलिड है। उनने ये कंफर्म करा कि अपॉइंटमेंट तो हो सकते हैं बट प्रमोशंस में यहां पर किसी भी तरीके का कोई रिजर्वेशन नहीं करा जाएगा। फिर बात करी रिजर्वेशन 50% से ऊपर नहीं जाएगा, अगर जाता है तो वो कोई एक बहुत एक्सेप्शनल ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन होगी जब वो जाएगा। तो ये डिस्कस हुआ था इंदिरा स्वाने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। बट इसके बाद पार्लियामेंट को लगा कि ये जो केस है ये सही नहीं है। एज यूजुअल आपको पता है पार्लियामेंट कुछ ना कुछ नया लेके आता है, तो पार्लियामेंट फिर से नया लेके आया आर्टिकल अमेंडमेंट जिसके थ्रू उन्होंने 16(4)A ऐड करा 77th अमेंडमेंट के थ्रू, जिसमें उन्होंने ये बोला कि जो रिजर्वेशन है वो प्रमोशंस में भी होंगे ST एंड SCs के लिए। और 14B ऐड हुआ 81st अमेंडमेंट में, जिसमें उन्होंने बोला कि जो 50% की सीलिंग डिसाइड हुई थी कि 50% से ऊपर कभी भी रिजर्वेशन नहीं जाएगा, उसे भी हम एंड करते हैं। अब इसके बाद आता है आर्टिकल 16 का 5, जो कि है रिजर्वेशन इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है या फिर ऑफिस है और उनकी रिक्वायरमेंट है कि आपको किसी पर्टिकुलर रिलीजन का होना है उनका मेंबर बनने के लिए, तो इट इज नॉट वायलेटिव अगेंस्ट 1 and 2, 16 1 and 2। ये एक तरीके का एक्सेप्शन इसीलिए है कि अगर कोई चाहता है कि स्पेसिफिकली हम अपने ही रिलीजन के लोगों को उसका मेंबर बनाए, बोर्ड में रखें, तो यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई वायलेशन नहीं होगा 16 1 and 2 का। जैसे आप वक्फ बोर्ड भी जानते होंगे, जहां पे सारे ही मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करने वाले लोग ही उस बोर्ड के मेंबर्स होते हैं। फिर आता है 16(6) जो कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के ऊपर बात करता है। इसे ऐड करा गया था 103rd अमेंडमेंट एक्ट से 2019 में, जिसके अंदर जो अमेंडमेंट हुई थी उसमें 15(6) भी ऐड हुआ था EWS का, जहां पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए रिजर्वेशन क्रिएट करी थी 10%, और 16(6) में 10% क्रिएट करी गई फॉर दी जॉब्स। अब रिजर्वेशन जो थी 10% की, EWS कौन है ये भी फाइंड आउट करना बहुत जरूरी था। तो EWS इसमें ये हैं जो ST SCs OBCs हैं, प्लस जिनकी एनुअल इनकम 8 लाख से कम है और जो 5 एकड़ जमीन से कम ओन करते हैं, वो सब EWS के अंदर आएंगे और उनके लिए ही ये बनाया गया था। बट इसे भी जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 2022 में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करा गया। फिर इसमें 3:2 के रेशियो में सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अपनी डिसीजन दिया, जिसमें उन्होंने ये बोला कि जो 10% रिजर्वेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। प्लस ये इन एडिशन टू क्या होगा, जो 50% रिजर्वेशन की बात करी थी इंदिरा स्वाने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, और उन्होंने ये भी बोला कि ये जो 50% लिमिट है ये रिजिड नहीं है, ये सरपास करी जा सकती है इन एक्सेप्शनल सिचुएशन। तो अब लास्ट में वीडियो को समअप करते हुए मैं आपको बताऊंगी कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। तो हमने ये पढ़ा कि स्कोप क्या है, जिसमें हमने बात करी आर्टिकल 16(1) के बारे में, जहां पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात होती है। दूसरा हमने पढ़ा 16(2) में कि 7 ग्राउंड्स होते हैं जिनके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होंगे। फिर हमने पढ़ा कि रेजिडेंस के लिए स्पेशल पार्लियामेंट कोई भी रिजर्वेशन बना सकता है। फिर हमने बात करी बैकवर्ड क्लासेस के लिए जिस पे रिजर्वेशन क्रिएट हुआ। फिर हमने बात करी 14A पे, जिसमें ये बोला कि प्रमोशन जो है वो भी रिजर्वेशन में आएगा
और उसे मना नहीं किया जाएगा। फिर हमने बात करी जो अनफिल्ड वैकेंसीज थी वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी, और कैरी फॉरवर्ड होंगी तो इसमें आप इतना और समझ लीजिए, जब वो कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं, इस साल 10 थी, ठीक है, इसमें ये हुआ कि अगर इस साल 10 थी और इसमें से 5 ही फिल हो पाई, तो अगले साल जो 10 नहीं आएंगी उसमें 5 ये भी ऐड हो जाएंगी। इसमें से तो 5 जो रिजर्वेशन है इस साल का वो तो रह गई, 5 जनरल के लिए, 5 रिजर्वेशन के लिए, प्लस इसमें 5 और के ऐड हो जाएगा जो पिछले साल का था। अब इसके बाद लास्ट में आता है, सॉरी सेकंड लास्ट आता है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, जहां पे स्पेसिफिक रिलीजन के मेंबर को ही लिया जाएगा अगर उनकी कोई ऐसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, और ये वॉयलेटिव नहीं होगा। और लास्ट में आता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो, और अगर आप इसी तरीके की वीडियो और देखना चाहते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं इस वीडियो को लेके तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।